बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, माशी मैदान में हुकूमत को मुसलसल कामयाबियाँ मिल रही हैं और ये कामयाबियाँ किस वजह से हैं, आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपनी माशी टीम समेत FBR को मुबारकबाद दी है और कहा कि तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि हमने जो है वो टैक्स जो है वो 4000 अरब रुपए जमा किया। इससे पहले ये नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो कलीदी शोबे हैं, GDP की ग्रोथ जो हमारे सामने आई, उनमें कलीदी शोबों के हवाले से जो तारीखी पैदावार हुई है वो गंदम, चावल, मकई की हुई है। इसके साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ की बात करें तो 9.2% उसमें इजाफा देखा गया है। इसके साथ टेक्सटाइल में की बात की जाए तो 5.9%, गाड़ियों की सनत की बात करें तो 23% जो है वो ग्रोथ देखी गई है। खिदमात के शोबे की बात करें तो 4.4% और तामीरात के शोबे में 8.3% जो है ग्रोथ देखी गई है। रेमिटेंसेस की बात करें तो वजीर आजम ने खुद भी इसका ऐलान किया और PTI के दौर में हम देख रहे हैं रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही हैं और 21% का इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर नाज़रीन हम अपने सरहद पार देखें तो इंडिया की क्या GDP ग्रोथ रही, वो हमारे सामने, और ये ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है कि -7.3 जो है वो GDP ग्रोथ रही। ऐसे क्या फैक्टर्स थे कि सरहद के इस पार GDP ग्रोथ पॉजिटिव में गई और उस पार हमने देखा कि इतना डिक्लाइन आ गया कि इंडिया की जो मईशत जो हम समझ रहे थे कि बूम कर रही है, उसकी जो है शरह नमू वो -7.3% रही। इंडियन चैनल्स पे क्या डिस्कस हो रहा है इस हवाले से एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। उनके जो तज्जियाकार हैं, जो मौशी तज्जियाकार हैं, वो किस तरह से मोदी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बढ़िया होगा। चिदम्बरम कहते हैं कि जीडीपी बढ़िया होगा, तो मुझे लगता है उस जीडीपी का फुल फॉर्म है गैस, डीजल एंड पेट्रोल। ये बढ़ेगा भविष्य। तो जीडीपी बढ़ेगी और जीडीपी का जो फुल फॉर्म निकाला संबित पात्रा बीजेपी के नेता ने, बताया गैस, डीजल और पेट्रोल, जिनके दाम लगातार बढ़ेंगे इस बजट के बाद। गैस, डीजल एंड पेट्रोल, GDP का इन्होंने ये कहा कि एब्रीवेशन ये, और इसके दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने कहा GDP बढ़ रहा है। ये सूरत हाल है हमारे हमसाया मुल्क में। लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल कामयाबियाँ, माशी कामयाबियाँ हमें हासिल हो रही हैं और वज़ीर आज़म इसका बरमला इजहार कर रहे हैं। ये कितनी सस्टेनेबल है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अकील करीम डैडी साहब मौजूद हैं, माशी सीनियर माशी तज्जियाकार हैं। मीर मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर माशी तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान गिरामी का। अकील साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सरहद के इस पर हम देखें तो हमें 3.9% जो कि पॉजिटिव एक साइन है, और उस पर देखें तो -7.3। तो आप क्या मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स देखते हैं इस तमाम सूरत हाल में? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि PTI गवर्नमेंट आई थी 2018 में। उस टाइम पे जाहिर बात है माशी हालात उतने अच्छे नहीं थे, हमारे पास रिजर्व नहीं थे, हमारे रिजर्व काफी वीक थे, इसके अलावा हमारा डेफिसिट बहुत ज्यादा था। तो ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने बड़े टफ डिसीजन लिए और वो डिसीजन उनके काम आए, क्योंकि अगर वो डिसीजन ना लेते तो हमारे लिए मुश्किलात ज्यादा खड़ी हो जाती। उन्होंने आते ही मॉनेटरी टाइटनिंग में चले गए। जब वो टाइटनिंग की, फॉर द टाइम बीइंग उनको सपोर्ट मिला, लोगों की स्पेंडिंग कम हुई, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट उमूमन ये काम करती नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ इसका पूरा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाता है कि उन्होंने अपनी टीम को फ्रीली टाइम दिया ताकि वो इकोनॉमी को सही रास्ते पे ला सके। वही डिसीजन उनके काम आया। बाद में जैसे ही हालात बेहतर हुए, इन्होंने आपके इंटरेस्ट रेट को नीचे करना शुरू किया और बहुत सारे स्टेप्स लिए, हाउसिंग पैकेज दिया, इसके साथ साथ उन्होंने टेक्सटाइल के लिए पैकेज दिया, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया, और सबसे बड़ी बात GIDC खत्म किया, जिसकी वजह से 400 रुपए यूरिया की प्राइस कम हुई, और इसके अलावा 10% सेल टैक्स खत्म किया। उसकी वजह से भी आपके 200 रुपए की ये फर्क आया, तो 600 रुपये यूरिया की प्राइस गिरी। इसके साथ साथ उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी। अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान में पहले तो हम ये देखते थे कि इस तरह कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई जाती थी। फिर हाउसिंग सेक्टर के लिए उन्होंने मॉर्गेजेस वगैरह बैंकों को बाउंड किया कि मॉर्गेजेस वगैरह प्रोवाइड करें, और मुसलसल उसके ऊपर उन्होंने काम किया। ठीक, और यही चीजें सब टर्न अराउंड करने में उनको मददगार साबित। अब आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर 2 हाउसिंग में आप देखें तो 1 करोड़ मकान की आपको जरूरत है,
और पहले ये पॉसिबल नहीं था कि कोई छोटा आदमी मकान खरीद सकेगा, लेकिन अब ये पॉसिबल है क्योंकि बैंक फाइनेंसिंग पे वो 4% इंटरेस्ट रेट पे और 90% टैक्स की छूट। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये अगले मैं समझता हूँ 20-25 साल तक पाकिस्तान में आपके हाउसिंग बूम आप देख सकते हैं। हाउसिंग के साथ साथ आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रियों की वाबस्तगी होती है। फिर इन्होंने 500 अरब रुपए टेक्सटाइल या अदर जो है उनको सबको एक्सपेंशन के लिए मैं समझता हूँ 1 और 2% पे गवर्नमेंट ने दिए। उसकी वजह से आप देखेंगे एक्सपेंशन काफी होगी। 600 रुपया यूरिया की जो प्राइस कम हुई, इस वजह से आपने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी परफॉर्म किया। वीट की आपकी क्रॉप बहुत बड़ी हुई, राइस की हुई है, शुगर केन और आपका ये कॉर्न वगैरह, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। इसके बावजूद कि कॉटन की क्रॉप हमारी इतनी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत मुश्किलात तो हुई हैं। लेकिन फिर आप ऑटो सेक्टर में देखें, सीमेंट, स्टील, आप कहीं भी नजर दोहराएं तो इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सारे नंबर चेंज किए हैं और इस तरह की पॉलिसी दी है कि अब लोग एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं। पहले ये था इंटरेस्ट रेट आपका हायर साइड पे था, 7% डिस्काउंट रेट है। इस वजह से कोई आदमी फिक्स इनकम में काम नहीं करेगा। फिर इसके साथ साथ उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट में उसके अलावा वो हाउसिंग साइड पे जाए, इक्विटी में डालें, तो आप देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के कॉर्पोरेट रिजल्ट भी अच्छे आए, ऑल टाइम हाई। आपने काफ़ी ज़्यादा मेजर्स जो हुकूमत की जानिब से लिए गए उनका जिक्र किया। आपने शुरू में कहा कि मुश्किल फैसले हुकूमत ने अपने पहले 2 सालों में ले लिए हैं, तो वट वुड वी एक्सपेक्ट कि आइंदा आने वाले साल जो हुकूमत के ये मज़ीद 2.5 साल रह गए, इसमें क्या हुकूमत मज़ीद कोई मुश्किल फैसले लेगी या फिर अब आवाम के रिलीफ की तरफ जाएंगे? जो आप बात कह रहे हैं ना, अब ये जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि पहले हमारे पास हमारा अपना $5 बिलियन रिजर्व था, आज हमारे पास $17 बिलियन रिजर्व है। हमारे इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट में हमारा पैसा आ रहा है। फिर आप बड़े अरसे के बाद हमने पाकिस्तानी रुपये को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा, बड़े अरसे के बाद, और अब आप देखें कि पैसा भी आ रहा है, इनफ्लोज आने शुरू हो गए हैं, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है। सीपेक अभी उसमें एक्टिविटीज बहुत हो रही है, चाइना ने अपनी बॉर्डर खोल दी है, अब वहाँ बीच में जारी बात है, वहाँ से भी एक्टिविटीज रुक गई थी। फिर टूरिज्म, कोविड की वजह से टूरिज्म साइड काम कम हुआ था, तो वहाँ से भी अब एक्टिविटी शुरू हो सकती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई मुश्किल फैसले लेने की जरूरत है, बल्कि मैं तो समझता हूँ अभी बजट आ रहा है और गवर्नमेंट अगर बजट में कोई नया टैक्स नहीं भी लगाती तो ये 5,500-6 हजार अरब रुपए इनके लिए रेवेन्यू टारगेट रखना कोई मुश्किल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक्सपेंशन में गई है, उसकी वजह से आपकी बिजली की डिमांड बढ़ेगी। जब बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो बिजली की प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है और ये हमारे पास इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप जितनी बिजली ज्यादा बेचेंगे बिजली के रेट उतने कम होंगे। तो जो IMF ये कह रहा है कि आपको बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेगा, तो बिकॉज ऑफ वो इसलिए कह रहा है कि आपको सर्कुलर डेट आपका बढ़े नहीं। अगर आपकी बिजली की डिमांड बढ़ती है तो सर्कुलर डेट तो ऑटोमेटिक नीचे आएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें अब पॉजिटिव होती जा रही है। अकील साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमारे सामने भी आदादो शुमार जो हैं, जो हुकूमत ने ब्रेकअप दिया है, उसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, लेकिन इनको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। मीर मोहम्मद अली साहब से मैं जानूंगा कि हम क्या कर सकते हैं इस तमाम चीज़ों को जो माशी अशारिये मस्बत सिम्त में आए हैं, इनको सस्टेन करने के लिए। देखिए, इन पॉलिसीज को अकील भाई ने तो समंदर को कूजे में बंद कर दिया है, हर चीज टच की है। आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मेरे पास ये है कि जब पॉलिसीज आप मैक्रो और सस्टेनेबल बनाते हैं तो होती है आपकी प्रीवियस, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। 1% GDP की बात हो, अगर $19 बिलियन, इस दफा 4 बिलियन GDP ग्रोथ के ऊपर हम सरप्लस में हैं। उस वक्त 60 बिलियन डॉलर इम्पोर्ट हुआ करती थी, अब हम नीचे आ गए हैं। देखिए ना, एक GDP ग्रोथ होती है जो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ होती है और दूसरी एक्सपोर्ट एंड कंजम्पशन लेड ग्रोथ। इस पर हम
मेरे ख्याल इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, हमें इंटरनल इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, डोमेस्टिक बिजनेस को रिवाइव करना पड़ेगा। हम हमेशा एफडीआई के पीछे भागते रहे हैं, मगर दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो अब ये जो पॉलिसी है मेरे ख्याल में ये बेहतरीन है। नए टैक्स मेरे ख्याल में सरकार भी दिया था कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगेंगे, दैट इज आल्सो वेरी गुड थिंग। मेरे ख्याल अब जो फेज है वो सीटेक की ग्रोथ $13 बिलियन अभी तक आ चुका। ठीक ठीक। सीटेक इज गोइंग टू। अली साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं अकील साहब की तरफ चलूँगा। अकील साहब, आप क्या समझते हैं कि IMF का प्रोग्राम जिसमें हम अभी हैं और हम उसके IMF की जानिब से जो शराइत दी जाती हैं उस पर अमल पैरा भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनसे रिलीफ भी मांगा जाता है, तो डू यू थिंक कि हमारे जो ये माशी अशारियाँ हैं ये इस सिम जा रहे हैं कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल के ख़ुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे आइंदा आने वाले सालों में? IMF आपके ऊपर जब बात सख्ती करता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, और ये साल आपने रेवेन्यू टारगेट भी अचीव किया है, इस साल आपने जीडीपी ग्रोथ भी करके दिखाई है जो कि IMF खुद भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो जो नंबर हमारे आए हुए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब IMF कोई ज्यादा आपके ऊपर कंडीशन लगाएगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस जो आ रही है और इसके बाद डेफिनेट पाकिस्तान जो भी बात करेगा IMF उसको मानेगी। इसकी वजह यह है कि पहले आपने देखा था कि IMF ने पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ के हवाले से जो बात की थी वो कमजोर बात थी, लेकिन दूसरी तरफ मूडीज की बात थी कि वो पाकिस्तान के बारे में कह रहा था कि पाकिस्तान 4% के करीब ग्रोथ दिखा सकता है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, जो नए नंबर गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, तो अब IMF कोई बहुत ज्यादा उज्जत आपको तंग नहीं करेगा। उसका ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जो कह रही है करके दिखा भी दिया उन्होंने, तो आगे के लिए अब आपको आसानी हो जाएगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इकोनॉमिक टेक ऑफ कर गई है, आप किसी भी जगह चले जाए, ऑटो सेक्टर पे चले जाए, कहीं भी चले जाए, एक से एक नंबर आ रहे हैं। तो मुझे सिर्फ एक चीज का है कि IMF ने जो टारगेट कहा था कि अगले साल के लिए 5,700, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाए बगैर भी वो अचीव कर लेगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगला साल भी 8-10-15% हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और ये नंबर हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे। और मुझे नहीं लगता कि हमारे ऊपर इस वक्त कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कही है ना कि पावर सेक्टर में हमारे पास सरप्लस पावर है, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि पिछले दिनों जो एक्सपेंशन हुई है और जिस तरीके से गवर्नमेंट कोशिश करी है कैप्टिव पावर को हम खत्म करें और डायरेक्ट इंडस्ट्री को हम बिजली दें, ये अगर गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है तो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी जो इस वक्त महंगी है उसको आप प्राइस भी नीचे ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ से भी अगर प्राइस गिरती है तो फिर तो आपकी ग्रोथ जो है, ये जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 5%, मैं तो समझता हूँ वो भी काफी ऊपर जा सकती है। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर दिन होंगे। हमारे लिए 2-3 साल तक तो मैं समझता हूँ रिजर्व का कोई बड़ा इशू मुझे नहीं दिखता और हम कंफर्टेबल आराम से अपनी अच्छी पॉलिसी बना के अब लोगों को ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे, ताकि ग्रोथ होगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, एक्टिविटीज भी होगी। मोहम्मद अली साहब, मैं मोहम्मद अली साहब की जानिब चलूंगा। मोहम्मद अली साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ, 11 महीनों में 8.8% महंगाई की शरह रही और ये वो एक पॉइंट था जिस पे वजीर आजम बार बार एड्रेस करते रहे और उन्होंने कहा कि बेशक हम फिस्कल डेफिसिट से निकल आए, हम जो है हमारा करंट अकाउंट जो है खसारा वो कम हो जाए, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि उसका असर आवाम तक मुंतकिल होना है कि वो महंगाई है, महंगाई ना हो और माइक्रो इकनॉमिक्स पे भी तवज्जो दी जाए। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो महंगाई की शरह ये 8.8 पे है, मतलब 9 पे अगर हम खड़े हैं तो ये मजीद कम होने जा रही है? आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी, अब क्लियर आ रही है मुझे आपकी आवाज। देखिए, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी एक आम आदमी के लिए ये इन्फ्लेशन के नंबर्स, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक के नंबर, उसको कोई उससे सरोकार नहीं है। यहाँ अगर हम अब फूड इन्फ्लेशन की बात करें, लेकिन इन्फ्लेशन ओवरऑल जो है ना वो क्रेडिट बेस्ड सोसाइटीज में मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सिवाय लार्ज कॉरपोरेशंस के मनी सर्कुलेशन में डेट में है ही नहीं।
सिवाय बड़ी कंपनीज के कोई लोन लेता ही नहीं है। तो असल आप आ जाए उस इन्फ्लेशन को छोड़ के फूड इन्फ्लेशन के ऊपर अगर आप आ जाए, देखिए फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ सिक्लिकल नहीं है। तो चंद महीने पहले टमाटर 200-250 रुपए किलो थे, अब 20 रुपए किलो आ गए, प्याज 30 रुपए किलो आ गई है। हमारा एक वतीरा बन गया है कि जो चीज ऊपर चली जाती है हम सिर्फ उसी की वावेला करते हैं, जब वो नीचे आती है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। फूड इन्फ्लेशन मेरे ख्याल में कंट्रोल होगी। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी में कि महंगाई तो है, महंगाई तो हो गई है, इससे तो कोई इकोनॉमिस्ट, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर, कोई फाइनेंस पर्सन इस चीज से डिसएग्री तो कर ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में अब सारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जब सही आ रहे हैं तो वो ट्रिकल डाउन होकर, मैं वेल्थ की ट्रिकल डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप इनकम बढ़ाएं या आप इन्फ्लेशन को नीचे करें। तो फूड इन्फ्लेशन मेरे ख्याल में नीचे आएगी और पर कैपिटा इनकम। मोहम्मद अली साहब, आपने ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें देखने को कब मिलेगा? ये यूजुअली होता है, ये अगर हमारी ग्रोथ हो रही है इस तरह से, जो मस्बत अशारिया आ रहे हैं, तो मैंने शब्बर जैदी साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, आम आवाम बड़ी मुश्किल है उस तक फायदा नहीं पहुंचता। मैंने आपसे कहा आप वेल्थ ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, शब्बर भाई ने बात की होगी वेल्थ ट्रिकल डाउन इफेक्ट जी। वेल्थ की ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत टाइम लेता है। मैं इकोनॉमिक बेटरमेंट की ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक ऐसी चीज है, जैसे आप घर बना रहे हो, घर बनते वक्त तो आप उसके अंदर मूव नहीं हो सकते ना, वो कंप्लीट होने के बाद उसके फवायद आपके पास आते हैं जी। तो मैक्रो इकोनॉमिक बेटरमेंट जो है वो घर बनाने के मुतरादिफ है। अब आप उसकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आएंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट बेहतर होगी, तो जाहिर है सर्विसेज एंड प्रोडक्शन या सर्विसेज या गुड्स की होगी, तो उसमें नई जॉब्स क्रिएट होगी, लोगों की इनकम ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ट्रिकल डाउन होती है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के फवायद 6 से 18 महीने में आने लगते हैं। अब हमारे अभी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो फिस्कल ईयर आ रहा है इसके अंदर आप काफी हद तक देखेंगे कि बेटरमेंट आ रही है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन ऑफ वेल्थ एंड ट्रिकल डाउन ऑफ बेनिफिट्स आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ट्रिकल डाउन ऑफ वेल्थ, वो तो दहाइयां लगती है उस चीज के अंदर। मैं समझ मगर जी आवाज आ रही है? जी जी मैं समझ गया हूँ जी मोहम्मद अली साहब। तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आती जाएगी। देखिए हमें फाउंडेशनल चेंजेस चाहिए थे जो हम अब इस वक्त कर चुके हैं, और फाउंडेशनल चेंजेस के ऊपर ही इकोनॉमिक बिल्डिंग बनती है। तो अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, एक्सपोर्ट भी हमारी अच्छी है, रिजर्व भी हमारे अच्छे हैं, रेमिटेंसेस भी हमारी अच्छी हैं। स्टॉक मार्केट को देखें, आज कोई 54 मंथ हाई के ऊपर क्लोज हुई है। हर तरफ की ग्रोथ मोहम्मद अली साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये तमाम अशारिये जो है मस्बत हैं और बड़ा एक अच्छी पिक्चर इकॉनमी की पेश हो रही है, ख़ुसूसन जब हमारे हमसाया मुल्क में हम देख रहे हैं कि इकॉनमी किस तरह से उनकी श्रिंक हुई है। अकील साहब ये सवाल करूँगा, इसके बाद मैं आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया करूँगा, ब्रेक पे चलेंगे, अगले टॉपिक पे जाएंगे। मिडल मैन को जो टैक्स नेट में लाना है, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि जी हम करेंगे, इनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस हवाले से प्रैक्टिकली अभी कोई चीज़ें देखने को आई नहीं है। आप क्या समझते हैं ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? ये ख्याल है कि जो जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स खत्म कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने आपकी जो रेमिटेंस वगैरह की सूरत में जो वाइटनिंग होती थी वो खत्म कर चुकी है और प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू पे लेके आई है। तो बहुत सारे स्टेप्स अब गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। अब ये मिडिल मैन के लिए आगे मुश्किलात आ सकती हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने आप को अब टैक्स नेट में लाना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत आप ये नंबर्स वगैरह भी देखेंगे ना, तो नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। लोगों को अब मुझे लगता है बिजनेस एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, बैठ के खाने की अब आदत भी खत्म हो जाएगी। ये रुपी वगैरह आप देख रहे थे कि बीच में 2-3 खबरें आई थी कि 5,000 के नोट के हवाले से, तो उसकी वजह से लॉकर में जितना पैसा पड़ा था वो बहुत बाहर आया है। उसके बाद हमने देखा है बैंक के डिपॉजिट भी बढ़े हैं और लोग बिजनेस एक्टिविटीज में भी चले गए हैं। लोग काम में अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब 4-5-6% इंटरेस्ट रेट पे तो कोई खा नहीं सकता।
तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी है वो पॉलिसी अब आपको सपोर्ट कर रही है कि आप आए, बिजनेस करें, नई इंडस्ट्री में आए, कॉटेज इंडस्ट्री में आए। तो ये और एग्रीकल्चर में भी आप देखेंगे माशाल्लाह एक्टिविटीज बहुत हो रही है। क्रॉप वगैरह की प्राइस भी बहुत अच्छी मिल रही है, शुगर केन की अच्छी प्राइस मिली, व्हीट की अच्छी प्राइस मिली, राइस की अच्छी मिली, आपका ये जो कॉर्न है इसकी भी बहुत बड़ी प्राइस मिली है। तो ये मुझे लग रहा है अब एक्टिविटीज पाकिस्तान में आने वाले दिन में आप बढ़ता हुआ देखेंगे। और मोहम्मद साहब ने अच्छी बात की कि भाई ये फूड इन्फ्लेशन का कोर इन्फ्लेशन से ताल्लुक नहीं होता। और दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस वक्त सप्लाई का इशू है। दुनिया में ये कोरोना की वजह से जो बैकलॉग आया हुआ है वो इशू है। फ्रेट वगैरह बहुत बढ़ गए हैं, शिपिंग वगैरह के रेट बहुत बढ़े हुए हैं। तो वो भी चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की प्राइस बढ़ी है, व्हीट की काफी बढ़ गई है। आपके ये जो ऑयल है, पाम ऑयल है, ये आप देखें 600, 500, $550 पे ट्रेड करता था, $1200 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी सारी प्रॉब्लम हुई। और ये इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन दुनिया में सबको इफेक्ट कर रहा है। हमारे मुल्क में क्योंकि हमारी ग्रोथ आई हुई है, एक्टिविटीज हो रही है, तो अब लोगों को चाहिए कि अपने लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं। गवर्नमेंट को भी चाहिए लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, ताकि तनख्वाहें बढ़ाने से आप महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। आप ज्यादा सब्सिडी दे नहीं सकते, क्योंकि अगर फिर हम सब्सिडी की तरफ जाएंगे तो सबर जैदी साहब ठीक कह रहे हैं, तो बड़े बिजनेसमैन उसका बेनिफिशियरी हो जाते हैं। तो इस वक्त अब गवर्नमेंट के पास गुंजाइश निकल रही है। गवर्नमेंट की इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन पे थोड़ा सा काबू पा लिया है। तो यहाँ अब गवर्नमेंट के पास बजट में कुछ देने के लिए है। पहले तो उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए। तो ये साल जब आप बजट देखेंगे ना, तो मैं समझता हूँ हमारे जो एम्प्लॉय हैं, डेफिनेट गवर्नमेंट उनके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज रखेगी कि ये लोग भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, ताकि ये महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, जो उनकी सैलरीज वगैरह बढ़ेगी। अकील साहब, आपका और मीर मोहम्मद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अकील साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत के पास इस दफ़ा कुछ बजट में देने के लिए है, सैलरीज इंक्रीज़ होंगी, आम आदमी की जो ग्रोथ है वो उसमें बेहतरी आएगी। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। इसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ अफ़गान तालिबान और अमरीकी फ़ोर्सेस के हवाले से। अमरीकी फ़ोर्सेस का इनखला कब हो रहा है, वो 11 सितंबर से डेट चेंज हो गया। आपको बताते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो बाइडन इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि वो 11 सितंबर के बजाय 4 जुलाई को अब वो अपनी फ़ौजों का इनखला करेंगे। ये जो बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मीटिंग में की, और वो इन कैमरा इजलास था। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि फ़ौजियों के इनखला का सिलसिला शुरू होगा। 4 जुलाई की डेट आ गई है। हालात क्या बनने जा रहे हैं? ISI हेडक्वार्टर में भी एक मीटिंग हुई थी अफ़गान तालिबान के हवाले से, उसमें क्या कुछ हुआ ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आसिफ दुरानी साहब मौजूद हैं। दोनों बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के टॉपिक पे दोनों जो है गहरी नज़र रखे हुए हैं। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये क्या अमेरिका को इतनी जल्दी मची कि 11 सितंबर की पहले डेट अनाउंस करके और उसके बाद उसने 4 जुलाई की जो डेट दे दी है, तो इसके पीछे क्या वजूहात आप देखते हैं? देखिए, साफ जाहिर है कि अमेरिका को बहुत जल्दी है, और अमेरिका समझता है कि बिल आखिर इसको निकलना है, तो अगर पहले निकल सकते हैं तो निकल जाए। तो ये तकरीबन 2 महीने और 1 हफ़्ता पहले अगर ये निकल गए, इस तरह 4 जुलाई की तारीख दी गई है, इसका मतलब ये है कि अभी तक काफ़ी इनके लोग जा चुके हैं। कोई 1 हफ़्ता पहले एक बयान आया था अमेरिकी किसी एहलकार का कि 25% हम वहाँ से निकल चुके हैं, और बाकी बड़ी तेज़ी से निकल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक शायद इसका ये मतलब ही है कि ये अफ़गान हुकूमत और तालिबान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश भी है कि वो आपस में बात करें, मुज़ाकरात करें, कोई पेशरफ्त हो, वरना अमेरिका तो वैसे भी जा रहा है और वो पहले निकल जाएगा।
और कल एक खबर आई थी कि काबुल से मुज़ाकराती टीम के कुछ अरकान दोहा कतर पहुंच चुके हैं और शायद वो दोहा में भी तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे। इनकी आखिरी मुलाकात ईद उल फितर के मौके पे हुई थी। उसमें फ़ैसला हुआ था कि ये जो मुज़ाकरात है ये फिर से शुरू किए जाएंगे और ये कमिटमेंट भी दी थी कि इसमें वो पेशरफ्त करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये अमरीकी दबाव भी काम कर रहा है, क्योंकि पहले तो कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। सितंबर से इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गान हुकूमत और तालिबान के, और कोई ख़ास बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब मेरे ख़्याल में उनको मालूम है कि इनको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना है। आसिफ दुरानी साहब, आप भी ये समझते हैं कि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि अपने मामलात को जल्दी हल करें ताकि वो अपनी अफवाज का जो है इनखला को मुमकिन बना सके? प्रेशर टैक्टिक है ये? जी हो सकता है, रहीमुल्लाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि अमेरिकन वहाँ से निकलना चाह रहे थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला कर लिया तो उसको बाइडन ने जो है वो उसको रद्द नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये थोड़ी सी एक्सटेंशन के साथ वो उसको उन्होंने कायम रखा है। और उसमें उनका फ़ायदा है, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो अब भी वो जाएंगे। और वो उन्होंने वाज़े भी कर दिया, यहाँ तक कि वो तालिबान को एक तरफ तो टेररिस्ट कहते थे और 1267 कमेटी में उनके नाम आते थे, और जितने मुज़ाकरात जिनसे कर रहे हैं वो ज़्यादातर गुआंटानामो बे में होते थे। लेकिन जब चूंकि उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्हीं से मुज़ाकरात भी किया, उन्होंने दोहा में एग्रीमेंट भी कर लिया और अब जो है वहाँ से जा भी रहे हैं। और तालिबान ने भी जो है अपने जो हिस्से का जो डील है उसको उन्होंने ऑनर किया। उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस पे 29 फरवरी के बाद से कोई हमला नहीं किया, कोई अमेरिकी फ़ौजी या नेटो फ़ौजी जो है उसमें कोई उसका कैजुअल्टी नहीं हुई, मारा नहीं गया। तो ये एक है। और अब ये है कि अगर वो इंट्रा अफगान डायलॉग की जहाँ तक बात होती है तो उसमें जो है खासे गैप्स हैं और पोजीशंस दोनों की जो है मुख्तलिफ है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो पेशरफ नहीं हुई। और मेरे ख्याल में अमेरिकन प्रेशर अगर होगी तो मेरे नज़दीक ये कि तालिबान जो है दिल बाय टाइम आप और आप वो आप एकदम। इंट्रा अफगान डायलॉग की बात करें, ये ही मैंने अभी डिस्कस करना था। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से पूछेंगे क्या ये इंट्रा अफगान डायलॉग मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से ये इशारा दिया गया कि अगर काबुल में सिर्फ तालिबान हुए तो पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंट्रा अफगान डायलॉग के हवाले से, उसमें बहुत गैप्स हैं। दुरानी साहब हमें बता रहे थे। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, अमेरिका अब चला जाता है, जो कि लग रहा है कि 4 जुलाई तक मुकम्मल तौर पर अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान को छोड़ जाएंगी। इसके बाद तालिबान हुकूमत और इसके साथ साथ जो काबुल की एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके दरमियान मामलात तय होने हैं और इसके दरमियान मामलात अभी तक तय नहीं पाए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कितना आसान मरहला है कि अमरीकी छोड़ जाएं तो यहाँ पे ना तालिबान और जो वहाँ की काबुल इंतज़ामिया उनके दरमियान चपकलिश ना रहे? ये मेरे ख्याल में ये तो बड़ा मुश्किल होगा। ये चपकलिश तो बड़ी पुरानी है और आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 2001 के बाद अमेरिकी आए, नाटो के फ़ौजी आए, उससे पहले भी ये अफ़गान आपस में लड़ते रहे हैं। ये 42 साल हो गए ये अफ़गानिस्तान के मसले को, और इसमें खाना जंगी भी हुई, इक़्तिदार की जंग भी हुई, रूसी फ़ौजी आए, अमेरिकी फ़ौजी आए, पूरी नाटो की फ़ौज आ गई। तो वो तो वहाँ बड़े मसाइल हैं और बड़ा खून खराबा हुआ है। इंतकाम का जज्बा भी होता है एक कबायली माशरे में। तो ये अभी जो इनकी बातचीत हो रही है बैनुल अफ़गान, तो ये आप देखें कि पिछले साल सितंबर की 12 तारीख को शुरू हुई कतर में। अभी तक सिर्फ
एक इशू के ऊपर इत्तेफाक हुआ है, वो कोड ऑफ कंडक्ट है कि मुज़ाकरात कैसे करने हैं, और वो बड़ी छोटी छोटी बातें भी उसमें हैं कि कब ये मुज़ाकरात सुबह के वक्त शुरू होंगे, कब खाने का वक्फा होगा, कब नमाज़ पढ़ी जाएगी, और कौन किस नंबर पे बोलेगा। ये तो इस तरह की रहीम बातें साहब, अगर ब्रॉडर पिक्चर को हम देखें तो फिर तो हमें जिस तरह से चपकलेश आप भी बात कर रहे हैं तो खून खराबा नज़र आ रहा है अमरीकियों के जाने के बाद। तो देखा ना, अभी तो एजेंडे के ऊपर बात हो गई ना। अगर ये अगले कुछ दिनों में दोहा में मुज़ाकरात फिर शुरू हो गए तो उसमें एजेंडे के ऊपर पहले इत्तेफाक राय पैदा करना पड़ेगा। शायद वो इस्तांबुल वाली कॉन्फ्रेंस जल्द ना हो सके, ठीक शायद ये मुज़ाकरात यही कतर में हो, और ये ठीक जो अमेरिकी निकल भी जाएंगे तो, लेकिन अमेरिकियों की मेरे ख्याल में इन्वॉल्वमेंट जो है वो जी, रहेगी। इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस रहेगा। मैं आसिफ दुरानी साहब आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान ने कहा है आसिफ दुरानी साहब कि अगर काबुल में सिर्फ अफगान तालिबान की हुकूमत हुई तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? और अफगान ये इसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस कर लें कि जो पिछले दिनों धमकी आई है अफगान तालिबान को की जानिब से पाकिस्तान को। देखिए, ये फिलहाल कहना तो प्रीमेच्योर है। और दूसरा ये कि हम अगर हमारा जो पास्ट अगर कोई गाइड है जो प्रेसिडेंट्स रही हैं उसमें तो हमने जितने भी रिजीम्स थी उनको रिकग्नाइज किया जो काबुल में आया है। अब इसमें जो है इवन अगर हमने डाउनग्रेड किया हुआ था जब कम्युनिस्ट आए थे तो हमारे सिफारती ताल्लुकात तो उनके साथ कायम, हम वो ताल्लुकात मुनक़ता किए, तो एक तरह से रिकग्निशन मौजूद थी। अब जो है अगर आप बात करें तालिबान की सिलसिले में, मुझे तो नहीं पता, मैंने ऐसा मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि एक तालिबान भी बहरहाल एक हकीकत है, उससे आप जो है नज़र नहीं चुरा सकते। अमरीकियों ने भी नज़र नहीं चुराई, वो बावजूद इसके कि उनको वो टेररिस्ट कहते थे, नहीं कर सके। अब जो इंट्रा अफगान डायलॉग जो हो रहा है, गनी गवर्नमेंट सुबह शाम उनको टेररिस्ट कहती है लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, और वो दुरानी साहब, आई एम कर सॉरी, रही है हमारे कि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। आपका भी शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल को एक नए टॉपिक के साथ। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।